गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 मांग का नियम और मांग की लोच। आज ये लास्ट वीडियो होगा हम लोग का मांग का नियम और मांग की लोच के लिए, क्योंकि मैंने इसमें आपको हर चीज़ बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग की लोच का क्या महत्व होता है। जिस तरह से पिछली बार हमने पढ़ी कि मांग का लोच उपयोगी होता है और कहीं कहीं पे मांग की लोच की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं के कारण मांग का लोच नहीं यूज़ किया जा सकता। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां मांग की लोच का बहुत अधिक महत्व होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल्य निर्धारण में सहायक। जैसा पहला हमने लिखा है मूल्य निर्धारण में सहायक। मांग की लोच हमें मूल्य को निर्धारित करने में बहुत सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? हमें यह बतलाती है कि किन किन चीज़ों का मांग अधिक है और किन किन चीज़ों की मांग कम है। और हम देखते हैं कि जिन चीज़ों की मांग बहुत अधिक है उनका दाम बहुत अधिक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका दाम कुछ कम ही रखा जा सकता है ताकि उसमें लोग अधिक से अधिक उसको ले सके। ठीक है, अधिक से अधिक उसको क्रय कर सके। और जब लोग उसे अधिक से अधिक लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? हमें मुनाफा अधिक होगा। ऐसी वस्तुओं का अधिक उत्पादन करके वह कुछ कम मूल्य पर ही बेचना पसंद करेगा। दूसरी ओर जिन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है उन वस्तुओं की पूर्ति को नियंत्रित कर एकाधिकारी उन पर बहुत ऊंचा मूल्य भी वसूल कर सकता है। इस तरह एकाधिकारी मूल्य के निर्धारण में मांग की लोच को बहुत सहायक प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि उत्पादन क्षेत्र में भी मांग की लोच का बहुत महत्व है। उत्पादन क्षेत्र में मांग का लोच का क्यों महत्व है? देखिए, उत्पादन के क्षेत्र में मांग की लोच का महत्व है। हम जानते हैं कि समाज में जो कुछ उत्पादित होता है वह उपभोक्ताओं की मांग से ही निर्देशित होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि उपभोक्ता की मांग से ही हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ उत्पादित करना है और क्या चीज़ उत्पादित नहीं करना, क्योंकि हम ये पता लगा लेते हैं कि जिन वस्तुओं का मांग अधिक है उन्हें अधिक मात्रा में उत्पादित करना है और जिन वस्तुओं का मांग ही कम है उन्हें अधिक मात्रा में उत्पादित करके क्या करना। यदि उत्पादन को लाभदायक बनाना है तो उत्पादक को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तथा उपभोक्ताओं की मांग में यथोचित संबंध एवं संतुलन स्थापित करना होगा। हमें यह जानकारी रखनी होगी कि किन चीज़ों की बाज़ार में अभी मांग ज़्यादा है। जिन चीज़ों की मांग ज़्यादा होगी उसे हम ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करेंगे और जिन चीज़ों की कम होगी मांग उन्हें हम कम मात्रा में उत्पादित करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि मूल्य निर्धारण में भी इसका बहुत साथ सहयोग होता है और उत्पादन के क्षेत्र में भी। तीसरा हम देखते हैं कर निर्धारण में ये किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है। मांग की लोच का महत्व कर निर्धारण में भी होता है। सरकार को वस्तुओं पर कर निर्धारित करते समय मांग की लोच की धारणा से सहायता मिलती है। जिन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है उन पर सरकार प्रायः अधिक कर नहीं लगा सकती, क्योंकि कर लगाने से जो मूल्य बढ़ेगा उससे मांग कम हो जाएगी और सरकार को विशेष फायदा ना हो सकेगा। लेकिन जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है उन पर सरकार अधिक कर लगा सकती है, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर भी वस्तुओं की मांग में कमी नहीं होगी और सरकार को कर से भी उपयुक्त आय होती रहेगी। ठीक है, इसमें भी वही धारणा बैठता है कि जिन वस्तुओं की मांग अधिक है उन वस्तुओं में कर का मूल्य ज़्यादा नहीं लगाना। अगर कर ज़्यादा लगा दिया गया और उन वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया तो उसका मांग तो कम हो जाएगा और जब मांग कम हो जाएगा तो कर भी कम होगा। ठीक है, तो उस तरह से देखा जाता है कि जो वस्तुएं लोचदार होती हैं उन वस्तुओं का दाम कम ही रखा जाता है, ताकि कम से कम दाम कम रहने से मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिक हम देखते हैं कि हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाता है, हमारा डिमांड बढ़ जाता है और इस तरह से कर को भी फ़ायदा होता है। चौथा हम देखते हैं आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। सरकार को अपनी आर्थिक नीति के निर्धारण में भी मांग की लोच का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई
जैसे कि सरकार को मांग की अवस्थाओं, मांग की लोच इत्यादि पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ मांग की लोच की सहायता से सरकार यह पता लगा सकती है कि किन किन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लिया जाए और जिन वस्तुओं की मांग बेरोजगार हो तथा एकाधिकार उन पर अधिक मूल्य लेकर जनता को शोषण कर रहे हो, उनसे संबंधित उद्योगों को जनहित में सरकार को अपने हाथों में ले लेना पड़ता है। देखिए, इसको समझिए। आर्थिक नीति के अंतर्गत बात ये आती है कि सरकार ये पता लगाती है कि बाज़ार में किन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है और जिन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है उसको सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित करती है और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उसका वितरण करती है, जिससे क्या होता है कि निजी क्षेत्र के लोग अपने हिसाब से लोगों से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, तो आर्थिक नीति के निर्धारण से हमें पता चलता है कि जिन जिन चीज़ों की मांग, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उसे सरकार अपने हाथों में ले लेना पसंद करता है। उसके आगे हम देखते हैं उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक के निर्धारण में। उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक के निर्धारण में कैसे मांग का नियम होता है देख लीजिए। 5 नंबर हम देखते हैं उत्पादन साधनों के पारिश्रमिक के रूप में। फिर हम 6 नंबर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। अब इन दोनों जगहों पर मांग की लोच का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है और किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। देखिए, उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक के निर्धारण में मांग की लोच का बहुत अधिक सहायक होती है। उदाहरण के लिए यदि श्रमिकों की मांग की लोच अधिक हो और मजदूर संघ अधिक मजदूरी के लिए संघर्ष करते हों तो वे मजदूरी को नहीं बढ़ा सकेंगे। यही बात उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ भी लागू होती है। ठीक है, ये पारिश्रमिक पे है। पर देखिए, पारिश्रमिक जैसे कि सरकार द्वारा तय कर दिया जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए इतना ही अमाउंट देना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत होता है उन्हें कम मूल्य पर भी कार्य करवा लेते हैं। ठीक है, तो मांग की लोच हमें यह बताती है कि किन किन कार्यों के लिए मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है और उसी रूप में उसका पारिश्रमिक तय कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मांग की लोच की धारणा का सहारा लिया जाता है। यदि किसी देश द्वारा निर्यात की जाने वाली किसी वस्तु की मांग विदेशों में बेरोजगार हो तो उस वस्तु का मूल्य विदेशों में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यदि निर्यात की वस्तु की मांग विदेशों में लोचदार हो तो उसका मूल्य विदेशों में अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि मांग की लोच हमारे कार्यों में बहुत अधिक महत्व करती है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा दिया। इसमें मैंने आपको बता दिया मांग, मांग की तालिका, मांग की रेखा, मांग का नियम, मांग की मूल्य लोच, जिसमें मैंने आपको फिर मांग को मापने की 3 विधियां बताई। इन तीनों विधियों में प्रतिशत विधि बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिशत विधि के द्वारा ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे लिए आते हैं वो सब हम उसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड में आया था कॉमर्स के स्टूडेंट लोग के लिए। एक तालिका एवं एक रेखा की मदद से मांग के नियम को बतलाएं तथा विवेचना करें। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, मांग की तालिका भी मैंने आपको बता दी है और उसे रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट करवा दिया है। उसके बाद आपका अगर आपके पास बुक है तो आप बुक्स में देखेंगे कि आपको बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आय की वृद्धि से मांग सामान्यता, आय की वृद्धि से मांग सामान्यता क्या होती है? जब आय हमारी वृद्धि हो जाती है तो मांग सामान्यता क्या हो जाती है? मांग सामान्यता क्या हो जाती है? हम देखते हैं, इसका ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ती घटती रहती है। तो हम देखते हैं जब आय की वृद्धि हो जाती है तो मांग बढ़ती है। ठीक है। दूसरा देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग सामान्यता। तो ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि जनसंख्या में अगर वृद्धि हो गई तो मांग में वृद्धि होगी, मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यदि मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन की दर अधिक तेज हो तो मांग की लोच होगी। फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, यदि मूल्य में परिवर्तन की तुलना से मांग में परिवर्तन की दर अधिक तेज हो तो मांग की लोच होगी। अब यहाँ पे आपको बताना है पूर्णतः लोचदार होगी, लोचदार होगी, पूर्णतः बेलोचदार होगी या बेलोचदार होगी। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मांग लोचदार होगी। विलासिता की वस्तुओं की मांग होती है, विलासिता की वस्तुओं की मांग होती है। विलासिता किसे कहते हैं? आराम करने वाली वस्तुएं। ठीक है। विलासिता की वस्तुओं की मांग होती है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, सापेक्षित बेलोचदार, सापेक्षिक लोचदार। अब आपको यहाँ पे याद करना है जो मैंने 4 पोर्शन आपको पढ़ाए हैं, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार, सापेक्षित बेलोचदार और सापेक्षित लोचदार। इन चारों को मैंने आपको फिगर द्वारा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियो देखें, पीछे जाएं, पीछे जाके सारे वीडियोस को चेक करें और उससे अपनी कॉपी में नोट्स करें। बहुत बच्चे बोलते हैं कि वीडियोस में समझ में नहीं आता, पर हम लोग एक एक चीज़ को क्लियरली उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हम वीडियोस बना के डाल देंगे। ठीक है। तो आप इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर कीजिए, इसका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर बनाइए और जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।